हेलो एवरीवन, दिस विशाखा मिस फ्रॉम विशाखा क्लासेस और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एमकॉम पार्ट 2 रिसर्च मैथोलॉजिक्स। अब इसमें जो भी जितना इम्पोर्टेंस है वो सब मैं बताने वाली हूँ, प्लस इसके लास्ट के जो एंडिंग 4th से 5th लेसन से जो पूरे मैथ्स के रिलेटिव्स है वो भी मैं आपको किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं वो ईजिली वे मैं आपको वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँगी। अब इसमें जो जो इम्पोर्टेंस है, मुझे जो लगता है कि हाँ ये इम्पोर्टेंस है या इससे थ्रू हमें क्वेश्चंस एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, वही मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पे। अगर आपको लगता है कि हाँ और आपके पास कुछ एमसीक्यूज के नोट्स हैं या कुछ है तो वो भी आप रेफरेंस कर सकते हो। प्लस मेरा टेलीग्राम चैनल पे आपको से रिलेटिव जो भी एमसीक्यूज के जो क्वेश्चंस है वो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, आप वो भी जाके चेक कर सकते हो। अब ये वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ उससे पहले यहाँ पे इसमें टोटली 16 लेसन्स दिए गए हैं, 15 लेसन दिए गए हैं। और सबसे फर्स्ट लेसन है इंट्रोडक्शन टू रिसर्च मैथोलॉजिकली। अब इसके बारे में हम एक एक पूरा अच्छे से रीड पढ़ लेंगे क्या है क्या नहीं है। इंट्रोडक्शन टू रिसर्च मेथड, इसको हम यहाँ पर शॉर्ट करना पड़ेंगे RM। The research work in the traditionally effected as granted of date to answer the question and find the solution to problem। किसी भी क्वेश्चन का हमें आंसर फाइंड करना है और किसी के प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करना है, उसी को बोलते हैं रिसर्च। रिसर्च इज इज अ इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हैंडलिंग द डेटा। रिसर्च इज मैनेजमेंट सोशली साइंस कंसर्न द ह्यूमन बींग विच इज अटैच टू इज सराउंडिंग। सेरेब्रल इज नोन एज टू फाइंड द रियल इन्फॉर्मेशन, जो भी रियल इन्फॉर्मेशन है वो हमें फाइंड करना जरूरी है। यहाँ पे 4 अप्रूवल स्कीम से फेस वेरिएबिलिटी, कंटेंट वेरिएबिलिटी, प्रीडिटेटिव वेरिएबिलिटीज एंड कांस्टेंट वेरिएबिलिटी, ये चारों इंपॉर्टेंस है। रिसर्च इज कॉमनली नोन एज रिसर्च फॉर नॉलेज, ये हमें ध्यान रखना है कि रिसर्च को क्या बोलते हैं, और नोन एज अ सर्च फॉर नॉलेज। अब यहाँ पे 4 डेफिनेशंस दिए गए, आपको डेफिनेशन पढ़ने पड़ेंगे, बहुत कंपलसरी है क्योंकि क्वेश्चन में डेफिनेशन दिया रहेगा और आपको बोला गया है कि ये किसने अकॉर्डिंग टू एज पर वॉट, या अकॉर्डिंग टू जिसका कोई भी साइंटिफिक का नाम दिया रहेगा उसके हिसाब से कौन सा डेफिनेशन उनके लिए बराबर है। रिसर्च इज ऑर्गेनाइजेशन इंक्वायरी डिजाइनिंग एंड कैरिंग आउट ऑफ प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर द सॉल्विंग द प्रॉब्लम। अब रिसर्च को कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, अलग अलग फीचर्स में डिवाइड्स किया गया। कंट्रोलिंग्स में ऐसा बोला जा सकता है कि इट इज इम्प्लाइड इन एक्सप्लोर सेटअप योर स्टडी इन द वे दैट मिनिमाइज द इफेक्ट्स ऑफ अदर फैक्टर अफेक्टिंग द रिलेशनशिप। ये अफेक्ट भी कर सकता है रिलेशनशिप्स को या नहीं भी अफेक्ट कर सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। रिग्रेस का मतलब होता है कि राइट्स, जो भी मेथड इन राइट्स होता है या रॉन्ग है वो हमें जानना जरूरी है। फिर सिस्टमेटिकली मतलब जो भी स्टेप वाइज हमें सिस्टमली फॉलो करना चाहिए। वैलिड का मतलब होता है कि जो चीज़ सही है वो सही होनी चाहिए, अगर जो रॉन्ग है तो फिर वो रॉन्ग ही कहलाएगी। फिर अगर इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च आते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च वर्क इज टेकन आउट बाय द हिडनली एकेडमी ऑब्जेक्टिव्स का मतलब पता है कि जो भी नए हम डेवलपमेंट कर रहे हैं वो हमें ओल्ड के साथ ऐड करना ज़रूरी है। जैसे आपका कोई पुराना सिलेबस जो पहले साल के जो बच्चे होंगे उनके लिए उतना ही सिलेबस होगा, जब आप आओगे तो आपके साथ कुछ 2 लेसन 3 लेसन कभी भी ऐड कर जाते हैं। कितनी बार आपको टेक्स्ट बुक के साथ अटैच कुछ पेपर्स ये सब भी मिल जाते हैं। यूटिलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स को यूटिलाइज करना जरूरी है। जितना भी रिसर्चर्स के लिए जितना वेलफेयर पॉलिसी फॉर्मेट होता है वो हमें यूटिलिटी करना जरूरी है। अब यूटिलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स को कुछ हिस्सों में डिवाइड किया है। जैसे आता है सबसे पहले डिसीजन मेकिंग ऑब्जेक्टिव। डिसीजन मेकिंग ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है कि जो भी सही डिसीजंस होते हैं उसे हमें देख के बराबर ही कंट्रोलिंग के हिसाब से हमें डिसीजन लेना चाहिए। कभी कभी डिसीजंस भी रॉन्ग हो सकते हैं, उसके लिए कभी ऐसा भी होता है कि कंपनी हमें रिसर्च करने के लिए मना भी कर देती है। एनवायरमेंटली ऑब्जेक्टिव्स आर द 2 टाइप, इंटरनली एंड द एक्सटर्नली। इंटरनली मतलब जो कंपनीज के अंदर जो रहने वाले होते हैं, जैसे एम्प्लॉय हो गए, ये सब की वजह से भी कुछ इफेक्ट्स आता है। कभी लोग स्ट्राइक्स पे चले गए तो वो भी एनवायरमेंटली इफेक्ट करते हैं। एक्सटर्नली मतलब गवर्नमेंट ने कुछ कर दिया या पॉलिसीज लेके आ गए, कस्टमर्स को सेटिस्फिकेशन नहीं मिला तो भी एनवायरमेंट को अफेक्ट करता है। मार्केट ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है कि प्रॉफिट मार्जिन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड टोटल सेल वॉल्यूम ऑफ द कंपनी। कितना प्रॉफिट उस कंपनी ने मार्जिन रखा हुआ है, उसमें उसके हिसाब से सेल हो रहा है नहीं हो रहा, वो सभी चेक करना पड़ता है। कस्टमर्स के ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है कि उनकी जो बेसिक क्वांटिटी क्वालिटीज़ हो गई या लेवल ऑफ सेटिस्फिकेशन ऑफ कस्टमर्स हो गए वो कभी कभी
होता भी है, कभी कभी नहीं होता है। किसी प्रोडक्ट में कस्टमर को सर्टिफिकेशन मिल जाता है, किसी कस्टमर्स को नहीं मिलता, वही सेम प्रोडक्ट पे भी। प्रॉफिट एंड प्रमोशनली ऑब्जेक्टिव्स। प्रॉफिट का मतलब तो आपको नॉर्मली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए। जितना अच्छा प्रॉफिटली कंपनी को होगा उतना अच्छा उनको प्रोडक्टली सेल करने में होगा। नेचर्स ऑफ रिसर्चली दिया गया। नेचर ऑफ रिसर्चली आर द 4 टाइप। रिसर्च नेचर इन process necessary properly conducted research help us to test in hyper and research in finding the project. Important of research. Research is basic on political formatting on the government related to agriculture, industry and infrastructure service in the reasons. The importance of research are also assessed to the applicable in the social political sector in order to find out the solution to the social and political problems and all. इसके बाद आता है रिलीवेंसन ऑफ रिसोर्सेज। रिलीवेंसेज ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है कोई भी चीज़ रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल एंड द फंक्शनल एरिया। जो फंक्शनल एरिया हो गया वो वेरिएबल चीज़ें एरिया है, इन दोनों के बीच में एक रिलेशनली बांधना जरूरी है। To effect the tools for the forecasting, it also provide necessary help for optionally utilization of the available resources. Restriction in the resources आता है। The socialist resources is subject to change in society. As the society structure change, the decision take cannot be implied as it is. These are the several other factors which influence the decision. फिर आता है रिसर्च प्रोग्रेस होता है जिसको कुछ स्टेप्स में हमें फॉलो करना जरूरी है, उसी स्टेप्स वाइज हमें फॉलो करना है। फॉर्मेट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, गेट द बैकग्राउंड और इन्फॉर्मेशन, रिफाइन योर सर्चिंग टॉपिक, consider your research option, select the approval tool, use the local information, locate your material, analyzation of material location, organizing the right written report and reference and the biology graphic. अब इन्हीं को वापस नीचे लिखा गया, एक एक हम पॉइंट पढ़ देंगे। फॉर्मेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, एक फॉर्मेटली हमें बनाना चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम एंड रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल सच अंडर स्टडी। Reviews, without a review or exchange liberty can be concept impact in the nature. कितनी बार हम फीडबैक्स लेते हैं कस्टमर से, वो रिव्यू लेना जरूरी होता है। फॉर्मेटिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्किंग्स, आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम्स एंड द रिव्यू ऑफ द एनालाइजिंग एक्सटेंट हाउ द हाइपोथेसिस इज रिक्वायर्ड टू बी एक्सप्लेन। प्रिपेयरिंग ऑफ रिसर्च डिजाइन, जो भी हम रिसर्च बनाते हैं उसको अच्छे से प्रिपेयर करना जरूरी है। डिटरमाइन द सैम्पल डिजाइन, जो भी हमने सैम्पल्स लिए हैं उसको हमें सैम्पलिंग को सेलेक्ट करके वहाँ पर रैंडमली करना चाहते हैं, उसी को बोलते हैं सैम्पल डिज़ाइंस। फिर आता है इसमें अलग अलग डिजाइनिंग दिया गया है। डिलिब्रेटिंग सैम्पल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमेटिकली स्ट्रेटिफाइड, कॉटन सैम्पलिंग, कस्टर सैम्पलिंग, इस तरीके अलग अलग दिया है। और एक आता है एरिया सैम्पलिंग। फिर आता है डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन है 2 टाइप, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा कलेक्शन के बारे में हम आगे एक लेसन पूरा दिया, उसमें पूरा डिटेल में इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर आता है डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी डेटा हम जब एनालिसिस करते हैं मतलब उसको क्लियरली जब देखते हैं उसी को बोलते हैं एनालाइजेशन करना। जैसे हम अभी कुछ खाना 2-3 तरह की अलग अलग वेराइटी बनाते हैं, उसमें एनालाइजेशन किसमें क्या टेस्ट है, किसमें इसमें कौन सा चीज़ डाली, उसको हम डेटा उसी को बोलते हैं एनालाइजेशन करना। टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। आप कौन सी टेस्टिंग कर रहे हो, किस तरह का उस पर रिपोर्ट्स बना रहे हो, वो भी करना ज़रूरी है। फिर आता है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग प्रीलिमिनरी पार्ट होता है, मेन टेस्ट ऑफ रिपोर्ट होता है, कंक्लूजन पार्ट होता है, रिफ्रेशिंग मटेरियल होता है। यहाँ पर डिफ्रेंशिएट दिया हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से एक बार रीड कर देना। अब आते हैं हम नेक्स्ट लेसन में। नेक्स्ट लेसन है साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक वर्ड से ही मालूम पड़ा कोई ना कोई ऐसा साइंटिफिकली यूज़ किया जैसे मेथड यहाँ पे बनाया गया है। अब साइंटिफिकली मेथड को 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। डेंसिटीज में डिवाइड किया है। वेरी इजी मेथड है ये, सबसे इजीली वे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। प्लस ये मेथड को एक ऑल्सो इज इजी टू फ्लो, डिसीजन मेकिंग बहुत इजी वे से हो जाता है। मेथड ऑफ इंस्टॉलेशंस मतलब क्या मैं कर सकता हूँ ये नहीं, इस पे हम पूरा करते हैं। इस पर लैक ऑफ टाइम, लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ एक्सपीरियंस, इग्नोरेशंस बाद में इस तरीके आता है। साइंटिफिक मेथड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। साइंटिफिक इज ए नॉलेज ऑफ असर्टेन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, क्रिटिकली टेस्टिंग
सिस्टमेटिकल बोरो इन द अंडर द जनरल प्रिंसिपल्स, इस तरीके होता है। अब इसमें कुछ हमें स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। स्टेप्स क्या है? ऑब्जर्वेशन, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइड्रोजेनिक हाइपोटेनिस, क्रिटिक फंक्शंस एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोटेनिस। अभी ये जो पॉइंट्स हमने पीछे अभी ही रीड किया था। इसके बाद दिया है कि रिलेशनशिप बिटवीन द साइंटिफिक मेथड, मार्केटिंग, रिसर्च, दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। एंड प्लस डिफ्रेंशिएट दिया गया है रिसर्च, साइंटिफिक मेथड एंड नॉन साइंटिफिक मेथड। तो यहाँ पर डार्क बैक लाइन में लिखे हुए हैं, वही आपको रीड करना, बाकी इतना डिटेल में आप जाओ मत। फिर डिफिकल्टी इन अप्लाइंग द साइंटिफिक मेथड इन बिजनेस रिसर्च। बिजनेस रिसर्च में क्या क्या डिफिकल्टी आ सकती है कि ग्रेट कॉम्प्लीमेंटली ऑफ सब्जेक्ट्स हो सकता है। बाद में इसके क्या बोलते हैं, डिफरेंस इन ऑप्टिन अक्रूवल मेजरमेंट्स में अलग अलग डिफरेंस आ सकते हैं कि अलग अलग डिफरेंस हम ले लें। इफ्लूशन ऑफ मेजरमेंट प्रोसेस रिजल्ट आ सकता है। फिर डिफिकल्ट ऑफ यूजिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ टेस्टिंग का जो हम एक्सपेरिमेंट लेते हैं उसका रिजल्ट कुछ अलग आ सकता है। ऐसे डिफिकल्ट इन मेकिंग अक्यूरेट में डिफिकल्ट आ सकते हैं। प्रॉब्लमेटिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन लिए वो बराबर है या नहीं है। ऐसे इंडस्ट्रिविटी एंड ड्यू इंडस्ट्री लॉजिकल का डिफ्रेंशिएट दिया गया है। इसको बताया गया है कि वो 1951 से स्टार्ट हुआ, 10 ईयर से एवरी 10 ईयर्स के बाद हम कैलकुलेट करते हैं, और जिसमें हम पॉपुलेशन कैलकुलेट करने के लिए सेक्स रेशियो पर कैपिटल इनकम इसके हम यूज़ करके हम वहाँ पे करते हैं। फिर MIS प्रैक्टिस इन द पब्लिक सेक्टर इन इंडिया। फिर यहाँ पे क्वेश्चन हो गया, ये लेसन कंप्लीट हो गया। अब थर्ड लेसन में हम जा रहे हैं, सोशल साइंस रिसर्च। वर्ड से ही मालूम पड़ा कि सोशल से रिलेटिव प्लस साइंस से रिलेटिव हमें यहाँ पे रिसर्च करना है। अब सोशल साइंस से रिसर्च के मतलब ही होता है कि जहाँ पे हम कॉमर्स साइंस बिहेवियर्स, डेमोग्राफिकल, इकोनॉमिकल, जोग्राफिकल, हिस्ट्रिकल, लॉज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिजियोलॉजिकल, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन, इन सभी इंस्टीट्यूट्स के बारे में या ह्यूमन बिहेवियर्स और सोशली ग्रुप्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अब इसमें मीनिंग्स ऑफ सोशली साइंटिफिकली दिया गया है कि सोशल साइंस रिसर्च सिस्टमेटिकल मेथड। सिस्टमेटिकल मेथड का मतलब होता है कि स्टेप बाय स्टेप उस चीज़ को हमें फॉलो करना जरूरी होता है, जो भी करेक्ट और वेरीफाइड नॉलेज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड द सोशल लाइफ, कि हमें करेक्ट करना है, नॉलेजली वाइज वेरीफाइड करना है कि ह्यूमन बिहेवियर्स और सोशल लाइफ के बीच में कि दोनों चीज़ बराबर हैं या नहीं है। ऑब्जेक्टिव्स दिए है टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन बिहेवियर्स, टू फाइंड अ कैजुअल कनेक्शन बिटवीन द ह्यूमंस and to develop the new scientific tools and concepts। फिर फंक्शन ऑफ यूज ऑफ सोशली साइंस, फंक्शंस वाले सोशल साइंस को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। डिस्कवरी द फैक्टर एंड देन इंटरप्रेट, मतलब उसको कब, कहाँ, किधर, कैसे ह्यूमन लाइफ्स के ऊपर या सोशल लाइफ के हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है सिस्टमेटिक्स ऑफ द सिस्टमेटिकल ऑफ नॉलेज, हम नॉलेज को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं सोशल साइंस ऑफ वेरियस ग्रुप में। कंट्रोल ओवर द सोशल्स में कंट्रोल, कोई भी चीज़ को हम कहाँ पे कितना पावरिंग, ग्रेटर पावर ऑफ कंट्रोल ओवर द सोशल हम यूज़ करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। आप जो भी चीज़ के लिए बारे में स्टडीज़ कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसके बारे में पहले से प्लानिंग करना, डेवलपमेंट करना जरूरी है। सोशल वेलफेयर, किसी भी चीज़ के हम जब भी हम गाइडलाइंस, किसी कस्टमर्स, अलग अलग लोगों को सोशल वेलफेयर, मतलब यहाँ पे आप कचरा मत डालिए, ये मत करिए, ये सोशल इविडेंस प्रॉब्लम्स को बताना बहुत ज़रूरी होता है। स्कोप ऑफ सोशल साइंस रिजर्व्स, अलग अलग स्कोप्स ऑफ साइंस दिए हैं कि जैसे इंटरडिसिप्लिनरी अप्रूवल। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रूवल का मतलब होता है कि जो सोशल साइंस रिजर्व्स कॉल फॉर द इंटरडिसिप्लिनरी अप्रूवल फॉर द ह्यूमन लाइफ कैन नॉट बी compartmentalization into the physiologically and social, economic and political assets। फिर इसके ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है विलीनेस का मतलब होता है कि एक शांति मिले। जैसे अगर मेरे को प्यास लगी है, पानी पीना है मेरे को, तो मेरे को जब तक एक बोलो ना, कुछ एक टाइम तक मैं पी सकती हूँ, 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास, 5 गिलास, ऐसे करते फॉर एग्जाम्पल 8 गिलास भी, लेकिन वो 9th जो गिलास होगी वो मैं पी नहीं पाऊंगी, वो नहीं पियोंगे तो आता जो 8 गिलास होगा विलीनेस टू एबिलिटी होता है। इट द फर्स्ट कंडीशन टू रिजर्व ऑब्जेक्टिव मीन्स बेसिस कंक्लूजन ऑन फैक्ट विदाउट एनी बायो वैल्यू जजमेंट। फैक्टर अफेक्ट इन ऑब्जेक्टिव को फैक्टर्स क्या अफेक्ट करता है, पर्सनली अफेक्ट कर सकता है, वैल्यू जजमेंट अफेक्ट कर सकता है, एथिकल अफेक्ट कर सकता है, कॉम्प्लेक्स अफेक्ट करता है।
पर्सनली मतलब वो वीकनेस नहीं हो गया या वेटलेस नहीं हो गया, टेस्ट इंटरेस्टेड नहीं है, विशफुल हो गया, थिंकिंग हो गया, इस तरीके से वो वहाँ पे इफेक्ट कर सकता है। बाद में वैल्यू रिलेटिव से प्रॉब्लम्स में जजमेंटली सोशलिकल देख के वैल्यूबल जजमेंट नहीं हो, इको सोशल इकोनॉमिकली वाइज वहाँ पे जजमेंटली बराबर नहीं हो, गेट वैल्यू ऑफ पॉइंट ऑफ थेरी। पर्सनली का मतलब यहाँ पे हो गया है कि मे नॉट ओनली हैव द डिस्ट्रीब्यूट द इफेक्ट और द डेटा बट ऑल्सो हाईलाइटिंग द दैट इट इज डिफिकल्ट फॉर अस टू डिस्कवर दैम इन ओवर स्लेप्स। एथिकली सोशल पैरामीटर अलग अलग यहाँ पे दिए गए हैं। अप्रूवल ऑफ ऑब्जेक्टिव से यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए, खाली आपको मेन हेडलाइन क्या क्या पॉइंट्स है वो याद रखना है। यूज ऑफ स्टैंडर्डाइज कॉन्सेप्ट, यूज ऑफ क्वांटिटेटिव मेथड, कोऑपरेटिव रिसर्च, यूज ऑफ रैंडम सैम्पलिंग, ऐसे। लिमिटेशन ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, लिमिटेशन दिया साइंटिफिक इज द पार्ट व्हाट इज द स्टडी, बस। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्जेक्टली मेथड्स दिए गए हैं, क्या क्या मेथडली वहाँ पे यूज़ किए गए, जैसे ह्यूमन प्रॉब्लम्स हो गया, पर्सनल वैल्यूज हो गया, एंथ्रोपेनलाइजेशन हो गया, रॉन्ग डिसीजंस कभी भी हो सकते हैं ऐसे। एथिकल सोशल साइंस रिसर्च के जो एथिकली हो गया, स्पॉन्सर दोस हु प्रीमिट अक्रॉस इन सोर्स ऑफ डेटा रिसर्च पार्टिसिपेट इन रिस्पॉन्सिव डेंस। उसके बारे में यहाँ पे अप्रूवल ऑफ एक्सपेंस ऑफ डेटा होता है, शुड बी नेम ऑफ द नेचर ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट एंड इज ऑब्जेक्टिव, बी इंडिकेटेड ऑफ परमिशन गैदरिंग ऑथराइज, व्हाट शुड बी द डिग्री ऑफ ऑन ऑथोमैनिटी इन द अकाउंटिंग्स अकॉर्डिंग टू द इंस्टीट्यूट काउंसिल। इस तरीके यहाँ पे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे बताए गए हैं। Ethical issue related to the respondent and the subject. Sometimes people are made to participate in the research project without their knowledge. बिना कुछ नॉलेज के आप उस प्रोजेक्ट को करो, या बिना, जैसे फॉर जब आपको भी साइंस, आप कॉमर्स स्टूडेंट और साइंस के बारे में कुछ नहीं मालूम, लेकिन आप बोलते कि नहीं मेरे को साइंस आता है, ये आता है, मैं कर सकता हूँ, लेकिन जब करने की बारी आती है तभी आप नहीं कर पाते, तो उसी को बोले जाते हैं यहाँ पे। सेम ऐसा प्रोजेक्ट में भी होता है कि जो प्रोजेक्ट की नॉलेज हमें है ही नहीं, उस प्रोजेक्ट के बारे में हमें लेना हाथ में लेना भी नहीं चाहिए। फिर यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए, ये लेसन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब टाइप ऑफ मेथड ऑफ रिसर्च पढ़ेंगे, अलग अलग टाइप्स दिए और उसके कैसे हम मेथड ऑफ रिसर्च हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। द नेचर ऑफ क्लासिफिकेशन यहाँ पे दिया गया, इसमें कुछ नहीं है। डायरेक्ट हम प्योर एंड पब्लिक रिसर्च पढ़ने वाले हैं। प्योर रिसर्च इज ऑल्सो नॉन एज अ बेसिक और द फंडामेंटली रिसर्च। प्योर रिसर्च को क्या बोला जाता है यहाँ पे, कि जो बेसिकली भी हैं प्लस वो फंडामेंटली रिसर्च भी हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी प्रॉब्लम ऑपरेटेड, इट एम टू एक्सटेंड ऑफ नॉलेज। अगर नेचुरली नॉलेज प्रोसेस इज ओवरसेक्टेड विदाउट एनी डायरेक्ट व्यू टू फर्दर यूटिलाइजेशन will affect lead to result of most unexpected kind and very higher practice important. Applied research का मतलब होता है यहाँ पे is carry on the find the solution of the real life problem required act as a politically decisions. फिर यहाँ पे इन्होंने contribution और differentiate between दोनों का दिया गया है। फिर आता है exploratory और formulating of research. Exploratory research is the preliminary studies of a uniformly problem about which the researcher has a little or not knowledge. It is similar to the doctor investigation on the patient suffering from unfamiliar malady for getting some clubs for the identify. अब इसके कुछ रिसर्च हमें प्रोसेस फॉलो करने। फर्स्ट स्टेप्स और द 3 स्टेप्स प्रोसेस ऑफ एक्सप्लेन डिजीजिंग एक्सटर्नली। पर्पसली क्या क्या होता है, अब उसके यहाँ पे लेवल ऑफ एक्सप्लेनेटरी स्टडीज़ के बारे में दिया गया है। सबसे पहले रिव्यू ऑफ पेरिनेटल लेबोरेटरी एक्सपेंडिचर सर्वे, एनालाइजेशन ऑफ इंसाइट इन केसेस। फिर यहाँ पे एक ये सब न्यूरोकली ये सब उनके बारे में बताएंगे, इतना ज़रूरी नहीं है। फिर दिस रिसर्च के आई डोंट थिंक एनी क्वेश्चन विल बी कम फ्रॉम दिस। If you want you can read that but as per me I don't think. फिर यहाँ पे खाली लिमिटेशन अब एक बार पढ़ लोगे। इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर टू द प्रॉब्लम, द रिसर्च में टेक डिस्क्रिप्शंस ऑल ट्रू सोशल साइंस प्रॉब्लम्स आर कॉन्ट्रीब्यूट्स, या रिसर्च में लैंड टू ओवर यूज साइंटिस्ट ऐसे।
Diagnostic research, it is similar to design study but with a different force. It directly towards the discovery what is happening, why it is happening, what can be done. उसमें हम सोचते हैं कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन कर रहे हैं, इस तरीके के वहाँ पे उसमें क्वेश्चंस अराइज होते हैं. फिर आता है इवैल्यूएशन ऑफ स्टडीज. It is the studies of the one type of applying research. It is made for assigning that effects of the social and economical problem, for either family planning schemes or assigning factors of development project of a of the on the development of the projecting area. फिर इसके टाइप्स दिए हुए कॉन्करेंट, पीरियोडिकल एंड टर्मिनल. कॉन्करेंट का मतलब होता है कि जो उसमें हमें मालूम पड़ता है कि जो भी हमें फीडबैक होता है, इम्प्रूविंग का प्रॉब्लम होता है, वो हमें मिल सकता है. पीरियोडिकल का मतलब होता है कुछ टाइम के लिए हम वो प्रोजेक्ट को कन्वर्ट करेंगे. टर्मिनेटेड का मतलब होता है कि वो टर्मिनेटली हो गया टू अचीव द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड मे इन्वॉल्व द बेनिफिट ऑफ कॉस्ट ऑफ एनालाइजेशंस. फिर आता है एक्टिव रीजन. एक्टिव रीजन टाइप्स ऑफ evaluation of study. It is the concurrent evidence studies of the act problem launched for solving the problem for improving the action situation. तो गाइस देखा जाए तो यहाँ पे इनको गवर्नमेंट्स, वेलफेयर ऑफ पीपल्स, लोकली सोशल वेलफेयर प्रॉब्लम्स, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, बाद में रूरल डेवलपमेंट्स प्रॉब्लम्स, प्रोग्राम्स हो गए, प्रोग्राम फॉर द इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द लाइफ, फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेज, इस तरीके यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं. अब इसके कुछ टाइप्स दिए हुए 1 2 समथिंग 3 to 4 टाइप्स है यहाँ पे, 5 टाइप्स है सॉरी. ये 5 टाइप्स का खाली आपको हेडलाइन ध्यान रखना क्या क्या है. फर्स्ट है इंटरडिपेंडिंग ऑफ एक्ट एंड रिसर्चेस, क्लासिफाइंग डिजाइनिंग इन रिसर्च बिल्ड इनटू द एक्ट प्रॉब्लम, एक्ट ऑफ रिजर्व्स एंड द रिजर्व्स कम एक्ट. ये खाली इतना ही पॉइंट लाना है. एक्सपेरिमेंटली रिजर्व्स का मतलब होता है जो भी चीज़ एक्सपेरिमेंटली करके हम उसके बारे में फाइंड करते हैं, जिसमें हमें मोटिवेशन, प्रोडक्टिविटी, डेवलपमेंट, ऑपरेटिव इफेक्ट्स के बारे में मालूम पड़ता है. फिर आता है एनालिसिस स्टडीज और द स्टैटिस्टिकल मेथड. ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस चीज़ है वो हमें यहाँ पे मालूम पड़ेगा. या जैसे आप देख सकते हो, इट मे कंसिस्ट सिस्टम ऑफ मैथमेटिकल मॉडल और स्टैटिस्टिक टेक्नोलॉजी अप्लाई टू न्यूमेरिकल डेटा, हैंस इट इज ऑल्सो नॉन एज स्टैटिस्टिक मेथड. फॉर डिटेल डिस्कस द सी द चैप्टर सेकेंड स्टैटिस्टिक एनालिसिस. ये हम बाद में पढ़ने वाले, आगे दिया गया है स्टैटिस्टिक एनालिसिस के बारे में पूरा आगे. इन्होंने यहाँ पे चैप्टर 11 लिखा, मैंने 2 पढ़ लिया. चैप्टर 11 में आपको स्टैटिस्टिक एनालिसिस के बारे में पढ़ने वाले, तो उसी में मैं आपको पूरा इसके बारे में बताने वाली हूँ. यहाँ पे भी कुछ नहीं. हिस्टोरिकल रिसर्च के जो हिस्टोरिकल जो हो चुका है उस सब मोमेंट्स के बारे में, इन्वेस्टिगेशन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना, उसी को बोलते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च. सर्वे का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में फाइंड करना है, कुछ पर्टिकुलर डेटा कलेक्शन करके उसमें हम सर्वे करते हैं, उसी को बोला जाता है यहाँ पे सर्वे. जैसे सर्वे में आप सैम्पलिंग ले लो, या आप सर्वे में इंटरव्यू लेके आप फाइंड कर लो, या चाहिए तो आप मेल क्वेश्चनरी कर लो, इसी को बोला जाता है सर्वे. केस स्टडी का मतलब होता है कि जहाँ पे तो स्टडी ऑफ द पर्सन और सोशल ग्रुप और एपिसोड कुछ दिया रहेगा, उसमें आपको केस स्टडी पढ़ना रहता है उसे. और यहाँ पे केस स्टडी और सर्वे में दोनों में बहुत डिफरेंस होता है. सर्वे का मतलब होता है कि किसी चीज़ के बारे में आपको पर्टिकुलर पूरा पढ़ना, और केस स्टडी वाले में उसी चीज़ के बारे में करना. ये दोनों चीज़ में बहुत डिफरेंस है. The survey is word basis investigator of the problem and the case study is the intercessory. यहाँ पूरा डिफरेंशिएट दिया गया है. फिर आता है फील्ड स्टडी. फील्ड स्टडी का मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर जगहों पे जाके स्टडी करना. अगर आपको 9th और 10th का ज्योग्राफी के लेकर मालूम होगा, उसमें हमें स्टार्टिंग में फील्ड स्टडी होता था. जिसमें फील्ड स्टडी के बारे में होता है, जिसमें हमें कुछ सामान लेके जाने का, वहाँ पे ये करने का, सेव करने का, उसी को बोला जाता है फील्ड स्टडी. अब इसके बारे में हम देखा जाए तो कहाँ पे फील्ड स्टडी कर सकते हैं, जैसे स्कूल्स, फैक्ट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट, इन सभी जगह पे हम फील्ड स्टडीज़ के बारे में स्टडी कर सकते हैं. ये इस लेसन में इतना ही है. और पे खाली फील्ड स्टडी और सर्वे के डिफरेंशिएट दिया गया है, आप वो देख सकते हो. अब हम चले जाएंगे नेक्स्ट लेसन में.
फिफ्थ लेसन रिसर्च डिज़ाइंस, अलग अलग रिसर्च को हम डिज़ाइंस करने वाले, किस तरीके से हमें डिज़ाइन करना है क्या है वो सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। प्लस यहाँ पे कुछ डेफिनेशन दिए गए, डेफिनेशन आपको तभी जितने भी डेफिनेशन सभी आपको पढ़ने पड़ेंगे कि डेफिनेशन पूछने के चांसेस हो सकते कि क्यों किसने लिखा है इस तरीके से। और यहाँ पे रिसर्च डिज़ाइंस को दो हिस्सों में डिवाइड किया है और फिर उनको अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। हम एक एक करके सभी के बारे में पढ़ेंगे। एक्सप्लोरेटरी डिज़ाइन का रिसर्च का मतलब होता है लैक ऑफ स्ट्रक्चर एंड फ्लेक्सिबिलिटी होता है वो। बाद में रिसर्च मेथड यूज इंक्लूडिंग सेकेंडरी डेटा, एक्सपर्ट ऑप्शंस, बाद में सर्वे इन द डिज़ाइन, डिस्कसिंग अदर्स, केस स्टडी एंड ऑब्जर्वेशन। फिर इसके हम नेचर्स दिया हुआ है कि नेचर्स हम क्या कर सकते हैं, डिप इंटरव्यू ले सकते हैं, ग्रुप इंटरव्यू ले सकते हैं, प्रोजेक्टिव टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, कंक्लूजन रिसर्च यूज़ कर सकते हो, ये सब हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। खाली आपको ज़्यादातर हेडलाइंस याद रखना जरूरी है, बस इसके बारे में और कुछ नहीं लिखे हैं। अब चले जाएंगे फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम्स पढ़ने के लिए, क्या क्या प्रॉब्लम्स लिए वहाँ पे हमें मिल सकती है और क्या है वो सब यहाँ पे इसमें पढ़ने वाले हैं। अलग अलग कोई भी प्रोजेक्ट लिए हम यूज़ कर ले वहाँ पे आपको अलग अलग प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, वो सब यहाँ पे बताया गया है। द फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप ऑफ द रिसर्च मैथोलॉजिकली। और इसमें एक पॉइंट लिया गया है जहाँ पे दिया ये क्वेश्चन दैट व्हाट यू आंसर एंड दिस अस्यूमिंग एसेट दैट यू वांट टू चैलेंज और इन्वेस्टिगेशन कैन बिकम अ रिसर्च प्रॉब्लम और रिसर्च टॉपिक फॉर योर स्टडीज। सोर्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम होता है चार तरह के, पी है पीपल, प्रॉब्लम, प्रोग्राम एंड द पेनोडोमिट। इन चारों के बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे ये देख सकते हो ये चारों पॉइंट्स, ये चार पी हैं, चारों पी के बारे में एक पैराग्राफ बीच में बनाया गया है यहाँ पे एक ये वाला, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लोगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको एक बार आपको देख लेना कि किसके के लिए क्या यूज़ करना है, कैसे करना है। फिर आता है कि यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, उसमें आपको इंटरेस्ट है या नहीं, जो भी आप प्रोजेक्ट सेलेक्ट करो उसमें आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। मैग्नेट होना चाहिए, उसमें क्या क्या मैं नॉलेज यूज़ करनी वो मालूम हो चाहिए। मेजर ऑफ कॉन्सेप्ट क्या यूज़ करने वाले हो, लेवल ऑफ एक्सपीरियंस, रिलेटिव एबिलिटी ऑफ डेटा है या नहीं, एथिकल इश्यूज़ क्या है। अब उसके स्टेप्स होते हैं, कुछ स्टेप्स को वैसे ही स्टेप वाइज फॉलो करना ज़रूरी है। जैसे फर्स्ट स्टेप दिए हैं कि आइडेंटिफाई द बोर्ड सब्जेक्ट, जो भी आप बोर्ड सब्जेक्ट का जिसमें इंटरेस्ट हो उसको आपको चॉइस करना ज़रूरी है। डिस्कस अबाउट सब एरिया ऑफ सब्जेक्ट, जो भी आपने सब्जेक्ट लिया है उसका एरिया ऑफ सब्जेक्ट को डिस्कस करना ज़रूरी है। अब यहाँ पे एरिया ऑफ सब्जेक्ट को कुछ हिस्सों में डिवाइड किया गया है। इसके बाद आता है सेलेक्ट द मोस्ट इंटरेस्टिंग एरिया ऑफ स्टडी, जो भी आपका इंटरेस्टेड स्टडी पॉइंट सब्जेक्ट आपने चूज़ किया है उसमें एरिया सेलेक्ट किया, उसके बाद आपको उसमें से एक पर्टिकुलर इंटरेस्टेड सब्जेक्ट आपको चॉइस करना जरूरी है। डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, फिर उसके करने के बाद हमें स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन यूज़ करके हमें उसको डेवलप करना जरूरी है। फिर फॉर्मुलेट ऑब्जेक्ट्स करना है, फिर उसके बाद एग्जामिनिंग करना है कि हमने जो किया है उसमें वो सब बराबर है या नहीं। फिर डबल चेक कर लो कि हमने जो लिखा है जितना भी जो किया है उसका बराबर राइट या रॉन्ग है या नहीं, अगर कुछ रॉन्ग हो तो वापस उसको करेक्शन आप कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव्स आर टू टाइप, मेन ऑब्जेक्टिव एंड सब ऑब्जेक्टिव। मेन ऑब्जेक्टिव हुआ कि ओवरऑल स्टेटमेंट ऑफ द ट्रस्टी ऑफ योर सब्जेक्ट, एंड सब ऑब्जेक्टिव होते हैं उसके अंदर के बाद हम जो पॉइंटली हम पढ़ते हैं उसको बोलते हैं सब ऑब्जेक्टिव्स। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स का यहाँ पे देखा जाए तो फीचर्स बोलते हैं। इसका नाम है क्लियर कंप्लीट स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द मेन वेरिएबल, बी करेक्ट एंड आइडेंटिफाइंग डायरेक्टली द रिलेशनशिप्स। फिर एस्टैब्लिशिंग ऑपरेटिव डिफिनेशंस होते हैं टू फाइंड द नंबर ऑफ चाइल्ड लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, क्या है, इस तरह का हमें क्वेश्चन यहाँ पे बनाना रहता है। यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको मैं हाईलाइट कर दिया है, इसको एक बार पढ़ लेना। माइग्रेशन आपको मालूम रहेगा कि कोई भी एक जगह से या एक कंट्री से या एक हम किसी दूसरी जगह पे जाते हैं उसको बोलते हैं माइग्रेशन। अब हम नेक्स्ट लेसन में आ जाएंगे। नेक्स्ट लेसन 7th लेसन, जिसमें हमें हाइपोटेन्यूस के बारे में पढ़ने वाले हैं। हाइपोटेन्यूस का क्या यूज़ है, किस तरीके से हम टेस्ट करते हैं वेदर बराबर या है या नहीं, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। प्लस यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस दिए गए हैं, आपको डेफिनेशन एक बार रीड कर लेना है। अब कैरेक्टर से सिंपल स्पेसिफाई होता है, ये बहुत क्लीन एंड नीट एंड होता है। फिर शुड बी कैपेबल टू वेरीफाई करने के लिए बहुत कैपेबल है, एंड शुड बी ऑपरेशनल। अब इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मुलेटिंग एंड द बेसिस ऑफ लेवल्स पे डिवाइड किया गया है। इसके बारे में यहाँ पे रिलेटिव हाइपोटेन्यूस ग्रेजुअल सी होना चाहिए, वर्किंग हाइपोटेन्यूस जो भी वर्क करे वो हाइपोटेन्यूस काम का होना चाहिए। न्यूल का मतलब होता है ज़ीरो,
कॉमन सेंसली हमें जो भी हम यूज़ कर रहे हो कॉमनली सेंस होना चाहिए, कि भी उल्टे सीधे कुछ टेस्टिंग बैकग्राउंडली नहीं होने चाहिए। कॉम्प्लेक्सली होना चाहिए, कि जैसे हम ह्यूमन एथोलॉजी के बारे में पढ़ते उसी के बारे में पूरी नॉलेजेबल होनी चाहिए। सोर्स दिए हैं, सोर्स के लिए ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, एनालॉजिकल होना चाहिए, थेरिकल होना चाहिए, स्टेट ऑफ नॉलेज होना चाहिए, कल्चरिक होना चाहिए, जो भी आप कल्चर यूज़ कर रहे हो वो परफेक्टली कल्चर हमें उसके बारे में होना चाहिए, कॉन्टिन्यूटी ऑफ रिसर्च होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड्स सिंपली, ये बहुत सिंपल एंड स्वीटली होता है, ये बहुत ईजिली होते हैं, ऑब्जेक्टिवली है, कॉन्स्टिट्यूटिव है, टेक्निकली एविडेंसली है, टेस्टिबिलिटी से एंड स्पेसिफाइडली होता है। समरी दिया गया है और इसके बारे में इतना ही है। समरी को आप रीड कर दोगे तो भी आपका एक बार ये समझ जाएगा। फिर आता है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग का मतलब होता है कि कोई पर्टिकुलर चीज़ों पे हम सैम्पलिंग यूज़ करते हैं, जैसे बहुत महाराष्ट्र में पर्टिकुलर कोई एरिया को हमें सैम्पलिंग हम चूज़ करते हैं, रैंडमली आप चूज़ करोगे उसी को बोलते हैं सैम्पलिंग। अब सैम्पलिंग में यहाँ पे हम अलग अलग पढ़ने वाले हैं, जिसमें सेंस और वर्सेस सैम्पलिंग के बीच में पढ़ेंगे और उसके क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होता है वो भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अब सेंस और सैम्पलिंग में देख रहे हैं साइज ऑफ पॉपुलेशन के बारे में। अगर साइज ऑफ पॉपुलेशन कम होगा तो हम वहाँ पे सैम्पलिंग नहीं यूज़ करेंगे, साइज ऑफ पॉपुलेशन अगर ज़्यादा होगा तो हम वहाँ पे सैम्पलिंग यूज़ करेंगे। फंड बजटिंग डिपेंड है कि जितना अगर सैम्पलिंग नहीं लोगे तो बजट भी ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। सैम्पलिंग जब लेते हैं कोई बड़ी जगहों पे तो खर्चा कम होता है, वही सेंसर में हमें पूरा इतना खर्चा करना पड़ेगा। फैसिलिटी सेंसर में ज़्यादा लगती है, डिपेंड अगर देखा जाए सैम्पलिंग में कम। टाइम वाइज देखा जाए तो सेंसर में ज़्यादा टाइम लगता है, सैम्पलिंग में कम। गुड सैम्पलिंग का रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंसेस होता है, एक्यूरेट होता है, जो भी आप दे रहे हो वो सब पॉपुलर राइट होता है। हमें साइज वाइज देखा जाए तो जो भी आप डेटा दोगे वो साइजली वाइज ईजिली होगा, छोटा होगा। बेसिक ऑफ सैम्पलिंग कुछ नहीं, उसका एडवर्टाइज मतलब राइट मेरिट्स ऑफ सैम्पलिंग है। सैम्पलिंग रिड्यूस द टाइम एंड कॉस्ट होता है। सैम्पलिंग सेव द लेबर्स, द क्वालिटी ऑफ द स्टडीज इज ऑफर द बेटर एंड फॉर द सैम्पलिंग प्रोवाइड द मच क्विकर रिजल्ट देन द सेंसर। सैम्पलिंग ओनली द प्रोड्यूसिंग पॉसिबिलिटीज एंड सैम्पलिंग statistically sample view of freedom. Limitation of the sampling demand on the through the knowledge when the characters of measuring occurs. A complete sample plane may occurs. It may not be possible to answer the representative. सैम्पलिंग के कुछ टेक्निकली मेथड होता है। सैम्पलिंग ऑफ रैंडम सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का मतलब कि नॉर्मली आप दिए रहेंगे सैम्पलिंग, उसमें आप रैंडमली आप चॉइस कर दोगे, उसी को बोलते हैं रैंडम सैम्पलिंग। इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे एक एक करके, जो भी इंपॉर्टेंस हमें दिया रहेगा। प्रोबेबिलिटीज़ एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटीज़ और नॉन प्रोबेबिलिटीज़ के बारे में यहाँ पे दिया गया है, वर्सेस वो कुछ नहीं। मेरिट्स को एक बार रीड करना पड़ेगा, क्या क्या मेरिट्स है। इट डज नॉट आंसर द सेलेक्टिव चेंजेस, इट्स सेलेक्टिव प्रोबेबिलिटी इज अननोन, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में नॉट बी रिप्रेजेंटेटिव वंस, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्लेन डज नॉट परफॉर्म इंटरेस्टिंग, इट सफर फ्रॉम द सैम्पलिंग लिंक बाइंग, इस तरीके से। फिर आता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड के क्या है हम देख लेते हैं। रैंडम सैम्पलिंग होता है कि आप रैंडमली किसी चीज़ में चूज़ करोगे। इसका मतलब आपको बस एक बैग दिया गया है और बैग में अलग अलग कलर्स की बॉल डाली हुई है और आपको बिना देखे बॉल एक चॉइस करनी, जो भी कलर आएगा जो भी रहेगा वो हमने रैंडमली सेलेक्ट किया है, उसी को बोलते हैं रैंडम सेलेक्टिव। इसमें 3 बेसिस में क्या है, लॉटरी मेथड वही बता दिया। हमने देखा होगा बहुत बार अलग अलग मॉल्स में वहाँ पे लॉटरी टिकट रखते हैं, आपको फिल करना रहता है, फिर एक बॉक्स में डालते हैं, उसमें से एक एक लॉटरी नंबर्स निकालते हैं, जिसके पास वो सेम नंबर होगा वो विनर हो गया, इसी को बोलते हैं लॉटरी मेथड। इसका यूज़ ऑफ टेबल रैंडम नंबर, टेबल बना दिया जाएगा रैंडमली और उसको फिर यूज़ किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पीछे एक टेबल दिया गया है, वहाँ पे इसको जैसे फर्स्ट सेकेंड को ले लो या सेकेंड थर्ड को, जैसे यहाँ पे 420 3 डिजिट का नंबर ले लेंगे। अब इसमें से हम 500 जन है, 500 जन के हिसाब से हम वहाँ पे चॉइस करेंगे। यूज़ ऑफ कंप्यूटर यूज़ कर सकते हो, जिसमें हम सिंपल रैंडमली सैम्पलिंग आप वहाँ पे अरेंज कर सकते हो। फिर इसके बाद आता है एक सूटेबिलिटी आता है, जिसमें एक टेबल बनाया गया है, जिसको कैसे यूज़ करना बता देती हूँ मैं। आप पेज नंबर 93 पे आ जाओगे, उसके नीचे नीचे दिया गया एक टेबल कैसे यूज़ हो, जैसे पे प्रोडक्टिव फाइनेंस, मार्केट एंड रूरल डेवलपमेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया है, पॉवर्टी दिया गया है। अब इसमें यहाँ पे नॉर्मली दिया, हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 30 कर देंगे,
सभी को मल्टीप्लाई 30 करने पे एक नंबर मिल जाएगा, 30 मिल गया, बस इतना ही, इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सभी के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स पढ़ना जरूरी है कि इसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा हैं कि उन लोग ज़्यादातर आपको पूछेंगे कि इसमें से डीमेरिट इसमें से नहीं है या मेरिट से या नहीं है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फिर यहाँ पे एक डिफरेंशिएट दिया गया है, इसको भी आपको इम्पोर्टेंट मार्क कर देना है। फिर आप आ जाओगे डायरेक्टली पेज नंबर मल्टी स्टेटस 103 पे, बीच में सब मेरिट्स एंड डीमेरिट्स है वो आपको करना ही पड़ेगा। एरिया सैम्पलिंग, एरिया वाइज आपको सैम्पलिंग को सेलेक्ट करना पड़ेगा, जिस तरह के एरिया आप सेलेक्ट करोगे उस पर आपको सैम्पलिंग पर रेडी करना पड़ेगा। फिर मल्टी स्टेटस सैम्पलिंग, अलग अलग मल्टी स्टेटस वाइज सैम्पलिंग करोगे, मतलब अलग अलग 2 से 3 से ज़्यादा स्टेट ऑफ सैम्पलिंग आप वहाँ पे यूज़ करोगे, उसी को बोलते हैं मल्टी स्टेट ऑफ सैम्पलिंग। कंट्रोलिंग ऑफ सैम्पलिंग स्टेटस दिया गया है। फिर आता है एक पीपीएस आता है, जिसमें 2 से 3 से ज़्यादा आपको वहाँ पे करना रहता है, जिसमें क्लास बनाने ज़रूरी होते हैं। फिर क्यूमुलेटिव टोटल बनाना ज़रूरी है। पॉपुलेशन दिया गया है, यहाँ पे क्यूमुलेटिव टेबल लिख देंगे, 5 लिखा ये वाला, 5 + 6 11, 11 + 7 18, 18 + 9 26, ऐसे करते यहाँ पे पूरा टेबल आपको बना देना है। लास्ट में 280 + 30 कर देंगे, 310 आ जाएगा। ये हमारा हो गया क्यूमुलेटिव टेबल। अब इसके आपस लिमिट डीमेरिट्स दिए गए, वो आपको करना ज़रूरी है। सभी के जितने भी मेरिट्स हो गया, डीमेरिट्स हो गया, वो कंपलसरी है। एक बार अच्छे से खाली रीड कर दो, ज़्यादा उसको रट्टे मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स आते हैं, जिसमें अलग अलग सैम्पलिंग मेथड्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जिसमें एक दिया गया है कि जजमेंटली कैसा, जजमेंट डिपेंड होता है कि कैसा फंक्शनली सैम्पलिंग हम वहाँ पे करने वाले, उसके ऊपर डिपेंड होता है। फिर ऑर्डर सैम्पलिंग होता है, जिसमें हम एज, सेक्स रेशियोज, रिलीजन्स के हिसाब से हम वहाँ पे इसको डिवाइड करते हैं। ये नीचे एक सैम्पल दिया गया है, इसको आप देख सकते हो। यहाँ पे एक सेक्स रेशियो, एज दिया हुआ है, फीमेल्स कितनी, मेल्स कितनी, टोटल्स कितने हैं, एज के हिसाब से यहाँ पे डिवाइड कर दिया है, कितने किसके हिसाब से एज ले दिया है, और सोशल क्लासेस कितना किसके हिसाब से यहाँ पे दिया गया, उसके हिसाब से आप चेक कर सकते हो। फिर हम आ जाएंगे स्नोबॉल सैम्पलिंग। अब स्नोबॉल सैम्पलिंग का मतलब होता है कि जो सोशली मीडिया, सोशली ग्रुप्स पे हम क्वेश्चंस पूछते, पर्सनली क्वेश्चन, उसी को स्नोबॉल सैम्पलिंग बोला जाता है। सैम्पल डिजाइन एंड चूज ऑफ द सैम्पल टेक्निक, क्या डिजाइन करना है, क्या सैम्पलिंग के लिए हम टेक्निक यूज़ करते हैं, वो डिपेंड आपके ऊपर होगा। और यहाँ पे 2 दिया है, रिसर्च प्रॉब्लम एंड रिलेटिव पॉपुलेशन की डिफरेंशिएट दिया है, ये रीड करना जरूरी है। अब सैम्पलिंग के बारे में मैंने बता दिया कि जो भी चीज़ हम कलेक्ट करते हैं, देखते हैं, हम चूज रैंडमली करते हैं, उसी को बोलते हैं सैम्पलिंग। जैसे हम कभी भी कोई फॉर एग्जाम्पल चॉकलेट्स बना रहे हो या आपको सेल करना, तो उसके लिए आपको सैंपल रिमूव करने पड़ेंगे, सैंपल सभी को टेस्ट कराने पड़ेंगे, सभी को सैंपल अगर अच्छे लगते हो तो फिर आप उसको मार्केट में उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करा सकते हो। अब डिपेंड होता है कि सैंपल साइज़ क्या है, सैंपल साइज डिपेंड होता है कि पॉपुलेशन साइज़ क्या है, साइज ऑफ पॉपुलेशन डेप्रिसिएशन क्या है, इसके हिसाब से। सैंपल कॉस्ट, जो आप सैंपलिंग दे उस पर कॉस्ट कितना आने वाला है, वो टेक्निकली अगर यूज़ करें तो उस पर कितना कॉस्ट आने वाला है, ये सब हमें देखना जरूरी है। अब पर्पस ऑफ सर्वे क्यों है, क्या सर्वे करना क्यों ज़रूरी है, मेजरेबिलिटीज़ करना क्यों ज़रूरी है, डिग्री ऑफ पेंसिव करना क्यों ज़रूरी है, ये सब दिया। इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का कितना नॉलेजेबल, मतलब क्या इतना पॉपुलेशन है, कितना होना चाहिए, क्या है पॉपुलेशन, अभी मैं कैलकुलेट करूँगा कितना होगा, ऐसे। नेचर ऑफ पॉपुलेशन, जोग्राफिकल एरिया वाइज फाइंड करना, फाइनेंशियल रिसर्च एंड द इकोनॉमिकली वे। सेलेक्ट ऑफ सैंपल यूनिट, सेलेक्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, कौन सा आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर रहे हो वो भी डिपेंडेंट होता है। फिर यहाँ पे एवरेज पर स्टेट के हिसाब से यहाँ पे नीचे एक टेबल दिया हुआ है। सिलेक्शन ऑफ विलेज, विलेज किस तरह का आप सेलेक्ट कर रहे हो वो भी आप यहाँ पे डिपेंड होता है। ये लेसन में इतना ही था। अब हम नेक्स्ट लाएंगे क्वेश्चनरी डिज़ाइन। क्वेश्चनरी डिज़ाइन का मतलब होता है कि आप किस तरह के क्वेश्चनरी आप भी डिज़ाइन करते हो। इसमें अलग अलग क्वेश्चनरी वाइज दिए गए, जिसमें ओपन डिज़ाइंस हो गया, या पर्सनल क्लोज, ओपन एंडेड हो गया, क्लोज एंडेड हो गया। वापस क्लोज एंडेड को 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ, सिंपल डिक्शनरी या मल्टीपल चॉइस। फिर मल्टीपल चॉइस को डिवाइड किया हुआ है डिटरमाइन चॉइस एंड द चेकलिस्ट। अब ओपन एंडेड का मतलब होता है स्ट्रेट फॉरवर्डली आप ओपनली वे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, और क्लोजली वे आता है कि जिसमें आप
बस ख़त्म होता है, येस या नो के हिसाब से आप क्वेश्चन पूछिए कर सकते हो। जिसमें आप मल्टीपल चॉइस और या डिस्ट्रिक्टली चॉइस के हिसाब से रख सकते हो। अब इसमें अलग अलग ही क्वेश्चंस पीछे आप सैम्पल्स दिए गए हैं, अब वो चेक कर सकते हो किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्पल्स है, वो सब मैं डायरेक्टली आपको समझा देती हूँ उसमें क्या क्या आ सकता है। अब इसमें ऑर्गेनाइजेशन रिलेटिव होता है, सैम्पल सर्वे दिया रहता है जिसमें आपको फॉर्म फिलअप करना रहता है कि क्या क्या कैसा फॉर्म होता है उसमें वो सब। फिर आता है एक पायलट सर्वे। पायलट सर्वे का मतलब है डायरेक्टली हमें उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में ही सर्वे करें। फॉर एग्जाम्पल अगर मोबाइल तो मोबाइल के बारे में ही सेलेक्ट करेंगे, आपको बाइक तो बाइक के बारे में ही करेंगे, मोबाइल भी अगर चाहिए तो एक ही पर्टिकुलर कंपनी के बारे में ही सर्वे करेंगे। मार्केट सर्वे का मतलब होता है कि जो कंज्यूमर्स को क्या किस चीज़ के बारे में पसंद है, कि पर्टिकुलर चीज़ के बारे में ही, लेकिन मार्केटली वाइज सर्वे करना। इस लेसन में यही सब कुछ बताया गया, इससे ज़्यादा और कुछ बताया गया नहीं है। अब हम चल जाएंगे 10th लेसन, मेथड एंड टेक्नोलॉजी ऑफ द डेटा कलेक्शन। मेथड ऑफ द टेक्नोलॉजी ऑफ डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन के दो तरह के होते हैं, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा वो होता है जब हम खुद ही उस चीज़ के बारे में सर्वे कर रहे हो, खुद ही उसके बारे में एक इंटरव्यू लेके या क्वेश्चनरी लेके हम सर्वे कर रहे हो। सेकेंड डेटा वो होता है कि जो किसी और ने फाइंड किया रहेगा और उसी चीज़ को हम यूज़ कर देते हैं, उसी को बोला जाता है सेकेंड डेटा। सेकेंड डेटा का एग्जांपल देखा जाए तो आप कोई भी चीज़ गूगल पे सर्च कर लो, आपको मिल जाएगा। तो आपने डायरेक्टली सर्च कर रहे हो, आप उसमें कुछ मेहनत नहीं की, सिर्फ एक सर्च कर रहे हो, उसी को बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। और यहाँ पर डिफ्रेंशिएट दिया गया है प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा के। अब हम पढ़ेंगे डेटा कलेक्शन प्रोसेस फॉर्म ऑफ प्राइमरी डेटा। अब प्राइमरी डेटा से कैसे कैसे हम डेटा कलेक्टिंग कर सकते हैं। जब भी हम डेटा कलेक्ट कर रहे हो उसके स्टेप से पहले प्लानिंग द स्टडी, जो भी आप स्टडी करने वाले उसके बाद प्लानिंग करो। फिर आप डेटा कैसे कलेक्ट करोगे वो जानो, आप सैंपल किस तरह से सेलेक्ट करोगे, फिर एडिट द प्राइमरी डेटा। इस तरह का एक फॉर्मेट होता है। अब आते थे हम नेक्स्ट पेज पे, डायरेक्टली हम आ जाएंगे पेज नंबर 147। पे आप आ जाओगे मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। ये भी मैंने बताया था प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा दो तरह के मेथड होते हैं। अब मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन के बारे में आगे यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया है। इसका सेकेंड डेटा है प्राइमरी डेटा, फिर डॉक्यूमेंट, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, क्वेश्चनरी, गवर्नमेंट, पब्लिसिटी, पार्टिसिपेंट एंड स्ट्रक्चर, मेल क्वेश्चनरी, नॉट पार्टिसिपेंट, अनस्ट्रक्चर एंड कलेक्टिव क्वेश्चनरी। इस तरह के अलग अलग चीज़ों से हम डेटा फाइंड कर सकते हो। जब प्राइमरी डेटा से फाइंड करते हैं, लेक ऑफ नॉलेज होने की चांसेस होती हैं, और जो भी हमें रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशंस करते हैं वो वहाँ पे रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। और ऑब्जर्वेशन की दो तरह के कंडीशन होते हैं, या नेचुरली और या कंट्रोली, दो तरह के होते हैं। अब नेचुरली हमें मिल सकते हैं, और कंट्रोलिंग जो हम नॉर्मली कोई चीज़ को हम कंट्रोली ऑब्जर्वेशनली करके करना रहते हैं। अब जब भी हम 3 डायमेंशनल रेटिंग स्केल देना पड़ता है। अब 3 डायमेंशनल रेटिंग स्केल्स का मतलब होता है कभी वो नेगेटिव, पॉजिटिव या न्यूल मतलब ज़ीरो भी हो सकता है। और इंटरव्यू के बारे में इंटरव्यू अलग तरह के इंटरव्यूज़ होते हैं, जिसमें आप डेप्थ इंटरव्यूज़ मतलब पर्टिकुलर चीज़ के बारे में पढ़ोगे। फोकस द ग्रुप इंटरव्यू, फोकस करोगे आप कोई ग्रुप इंटरव्यूज़ के लिए पर्टिकुलर ले लोगे। नैरेटिव्स ले लोगे, ओरल हिस्टोरिकल बारे में, और स्ट्रक्चरली इंटरव्यूज़ के बारे में, जिसमें फेस टू फेस आप इंटरव्यू वहाँ पे टेलीफोनली या डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वहाँ पे कर सकते हो, पर्सन टू पर्सन। अब आ जाएंगे हम 11th लेसन में, प्रोसेस ऑफ डेटा। प्रोसेस ऑफ डेटा बहुत ज़रूरी है, जिसमें हमें डेटा को करने के बाद हमें वहाँ पर प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी होता है। जिसमें हम पढ़ेंगे यहाँ पे मेजर क्वेश्चनरी, डिजाइनिंग, डेटा कलेक्शन, एंट्री डेटा, डेटा एडिट डेटा, डेटा एनालिसिस एक्टिव। अब एडिटिंग का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ हम डेटा कलेक्ट करने के बाद हमें उसको एडिटिंग करना पड़ता है। द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग द कलेक्शन डेटा इज कॉल्ड एडिटिंग। दिस इंक्लूड इंस्पेक्शन एंड शेड्यूल। दिस इज प्रोसेस ऑफ एरर एंड ओमिशन इन दैट वन पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ एडिट। अब एडिट ऑफ का कुछ करने के लिए वापस स्टेप्स है। पहला स्टेप्स है फाइल एडिटिंग एंड सेंट्रल एडिटिंग। फील्ड एडिटिंग वाला जो सेटिंग पार्ट होता है उसको हमें एडिटिंग करना जरूरी, और लास्ट बीच में भी जो सेंट्रली पार्ट ऑफ एडिटिंग होता है वो भी करना जरूरी होता है। फिर आता है कोडिंग। कोई भी चीज़ को हमें कोडिंगली करना जरूरी होता है। नो कोडिंग मतलब वो जो HTML वाला C++ वाला कोडिंग नहीं, इसका कोडिंग ये अलग होता है, जो न्यूमेरिकल या अदर सिंबल को यूज़ करके वहाँ पे कोडिंग करते हैं।
फिर आता है क्लासिफिकेशंस। क्लासिफिकेशंस का मतलब होता है कि अरेंज द डेटा इन द ग्रुप। जो भी आपको डेटा दी रही है, आप जो डेटा में कलेक्ट किया है, उसको ग्रुपली वाइज क्लासेस ऑन द बेसिस और द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से डिवाइड करना रहता है। फिर आता है काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें दिया है एटीट्यूड एंड अ क्लास इंटरवल के हिसाब से हमें वहाँ पे डिवाइड करना होता है। और उसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्लासिफिकेशन का मतलब होता है हम अलग अलग क्लासिफिकेशन को, पॉपुलेशन को अलग अलग हिसाब से हम वहाँ पे डिवाइड करेंगे कि वो हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियंस क्या है, कि बुद्धिस्टली है क्या, और यह है या नहीं है, किस तरीके से होता है, वो हमें उसके हिसाब से हम वहाँ पे क्लासिफिकेशन करते हैं। एटीट्यूड का मतलब होता है कि जो क्वालिटीज या कंटेंट होते हैं, टू क्लास ऑफ फॉर्म, वन शोइंग द परसेंट ऑफ द एटीट्यूड एंड अदर एब्सेंट फॉर एटीट्यूड। एंड क्लास इंटरवल के बारे में बताया गया है यहाँ पे, जिसके बारे में हम यहाँ पे वेट, इनकम, पॉपुलेशंस क्या है उसके हिसाब से वहाँ पे हम डिवाइड करते हैं। अब क्लास इंटरवल्स के बारे में पढ़ेंगे। नंबर ऑफ क्लास, नंबर ऑफ क्लास कितना है। नंबर ऑफ क्लास का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे 0 to 1, 1 to 10, इसको बोलते हैं क्लास, नंबर ऑफ क्लास। साइज ऑफ द क्लास इंटरनल, इंटरनली साइज ऑफ द क्लास कितना है, मतलब दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, उसको बोलते हैं साइज ऑफ द क्लास इंटरनल। क्लास लिमिट, क्लास लिमिट का मतलब जैसे 10 to 500, 500 to 1000, 1000 to 1500, 1500 to 2000, 2000 to 2500, या इस तरीके से भी आप वहाँ पे लिख सकते हो। इंक्लूजिव नंबर एंड एक्सक्लूडिंग, इसको बोलते हैं एक्सक्लूजिव, इसको बोलते हैं इंक्लूजिव। इंक्लूजिव नंबर मतलब 500 पे खत्म हुआ लेकिन स्टार्ट का हो रहा है 501, फिर 1000 पे खत्म हुआ 1001 पे स्टार्ट हुआ है, इसको बोलते हैं इंक्लूजिव नंबर। टेबुलर डेटा, टेबुलर डेटा का मतलब होता है कि हम एक टेबुलर बना देंगे, उसमें डेटा को पूरा कलेक्ट कर देंगे टेबल फॉर्म में, उसको हम डाल देते हैं, उसको बोलते हैं टेबुलर ऑफ डेटा। अब टेबुलर डेटा को आता है सिंपल टेबुलर एंड कॉम्प्लेक्स टेबल। सिंपली मतलब बहुत इजीली वे वन वे टेबल ही होगा, जिसमें कोई ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स मेथड नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स मेथड जहाँ पे 2 से 4 से ज़्यादा कैटेगरी में उसको डिवाइड किया जाता है, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स डेटा। Analysis of data, analysis of data collect for the way to numerical return, whether data is collected to numerical form to the recipient is into the form of the analysis of data। अब अलग अलग टाइप्स ऑफ एनालिसिस ऑफ डेटा दिया गया है, जिसमें से कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, खाली आप देख लो कि कौन सा क्या क्या एनालिसिस ऑफ डेटा है, बस उतना ही जानना जरूरी है। इसमें इतना ही है। इसके बाद आता है 12th लेसन, मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी के बारे में हमने 10, 11, 12 प्लस 13 में भी सेंटर टेंडेंसी के बारे में पढ़ा था, जिसमें मीन, मीडियम, मोड के बारे में हमने पढ़ा था। Standard tendency are divided into 5 types. First are the mean, medium, mode, which are the simple averagely, and other two average are the geometrical mean and the harmonical means. अब इसमें अलग यहाँ पे दिया है कि average standing for the whole group of which it form a part yet representing the whole. Types of measures of center tendencies यहाँ पे बताए गए हैं, जिसको लेकिन इसमें सेंटर टेंडेंसी को यहाँ पे 3 वे में हम करते हैं, अरिथमेटिकल मीन, मीडियम एंड द मोड में। अब इसमें एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं। अरिथमेटिक मीन का यहाँ पे दिया गया एक्स बार, जिसको AM बोला जाता है। एक्स बार के फॉर्मूला यूज़ करने के सबसे ईजीली वे, जो भी आपको वैल्यू दी रहेंगी डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे यहाँ पे दिया एक्स बार इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस इज इक्वल टिल द एक्स नंबर अपॉन m। और यहाँ पे एक फॉर्मूला दिखा देती हूँ किस तरीके हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे टोटली 4 वर्कर्स दिए, जिसका प्राइस मनी है 12, 18, 16, 14। चारों को प्लस करेंगे, कितने नंबर से टोटल 4 डिवाइड बाय द 4, और हमें आंसर मिल जाएगा यहाँ पे 15। एक्स बार, यहाँ पे एक्स, इसके ऊपर जो लाइन बोलते हैं उसको बोलते हैं एक्स बार, और ये जो सिग्मा यहाँ पे देख सकते हो इसको बोलते हैं सिग्मा इन द ग्रीक कैपिटल लेटर्स। और एन का मतलब होता है नंबर ऑफ आइटम। अब इसको अगर फ्रीक्वेंसली वे यूज़ किया जाए तो मतलब जहाँ पे एक ही अमाउंट बहुत सारी चीज़ों को मिल रही हूँ, या जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लास में बहुत सारे बच्चे को सेम नंबर ऑफ मार्क्स मिल रहे हो, तो उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसली फाइंड करना। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसली फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है, सब कुछ सेम है, बस थोड़ा सा अलग हो जाएगा। या फिर से हम लिख देंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पे लिख देंगे ये पूरा, इसको बोलते हैं एक्स। फ्रीक्वेंसी लिख देंगे यहाँ पे 10, 12, 18, 10, 5, 5, 1, इन सभी को टोटल कर देंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे लिख देंगे।
ये हो जाएगा हमारा एफ एक्स। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इसको बोलते हैं एफ एक्स। सिग्मा ऑफ एफ एक्स अपॉन सिग्मा ऑफ एक्स। यहाँ पे एफ एक्स नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ एक्स आएगा, इन्होंने रॉन्ग लिखा, यहाँ पे सॉरी एफ आएगा, एक्स नहीं आएगा। और इसी को बोला था एन, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 203 अपॉन 50। हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 4.06। इसी को एक अज्यूमिंग मेथड की तरह हम यूज़ कर सकते हैं। अब अज्यूमिंग मेथड के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सेम नंबर जिन्होंने यहाँ पे लिखा है, अब क्या लिखेंगे, x लिख देंगे, फ्रीक्वेंसी लिख देंगे। अब x में से किसी एक को हम अज्यूम कर देंगे। यहाँ पे मैं 4 को अज्यूम कर रही हूँ। जब x में से 4 को माइनस करेंगे, 2 माइनस 4 करेंगे -2, 3 माइनस 4 इज इक्वल टू -1, 4 माइनस 4 0, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1, 6 माइनस 2 4 एंड 7 माइनस 3, 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। फ्रीक्वेंसी का टोटल कर देंगे, यहाँ पे नीचे आ जाएगा 50, यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है। और फिर इस नंबर ऑफ वर्कर्स और अज्यूमिंग मेथड्स को मीनिंग को दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब एफ इंटू डी करेंगे, यहाँ पे हमें आंसर आ जाएगा। यहाँ पे सिग्मा ऑफ एफ डी यहाँ पे 3 आना चाहिए था, यहाँ पे इन्होंने 30 लिखा, ये रॉन्ग है, इसको आप कर सकते हो चेंजेस। फॉर्मूला एक्स इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा ऑफ एफ डी अपॉन एन। एफ डी कितना हमारा यहाँ पे 3 अपॉन 50 आएगा, 40 नहीं आएगा, +4 करेंगे, इसको पूरा कैलकुलेट करने पे आ जाएगा 4.06। अब आता है मीडियम। मीडियम फाइंड करने के लिए एक इजीली वे है मीडियम फाइंड करना। कोई भी चीज़ को पहले सबसे पहले नंबर को असेंडिंग ऑर्डर्स में फाइंड, मतलब छोटे नंबर से बड़े नंबर में आपको लिख देना है। उसके बाद फॉर्मूला यूज़ करेंगे n+1/2। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे नंबर्स दिए गए, इसको हम असाइनमेंट डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर में जो लिखते हैं, यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे लिख देंगे। इस सभी नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। अब हमारा नंबर टोटल नंबर ऑफ कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो 9+1/2, 9+1 इज इक्वल टू 5, सॉरी 10, 10/2 इज इक्वल टू 5। तो कितना आया यहाँ पे नंबर 47। 47 हमारा क्या हो गया, मीडियम। अब यही अगर चीज़ ऑड नंबर हो, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 8 है, सेम पहले असेंडिंग ऑर्डर्स में नंबर लिख देंगे। 8+n+1/2, तो 8+1/2, 8+1 9, 9/2 इज इक्वल टू 4.5। और जब भी ऐसा नंबर आए 4.5 ऐसे कुछ आएगा आपको, तो फोर्थ नंबर ये रहा और उसके बाद नंबर के इधर, इन दोनों को पहले हम प्लस कर देंगे। 59 + 64 करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे, और हमें आंसर आ जाएगा यहाँ पे 61.5। मोड का मतलब होता है कि जो एक ही नंबर ज़्यादातर रिपीट हो रहा है उसको बोलते हैं मोड। जैसे यहाँ पे 2 3 2 4 5 2 7 6 2 4 2, तो यहाँ पे 2 रिपीट हो रहा है, तो ये हमारा हो गया 2 क्या हो जाएगा, मोड। यहाँ पे 2 और 3 ज़्यादातर मोड हो रहा है, मतलब बार बार रिपीट हो रहा है, इसके लिए हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 2 और 3। अब यहाँ पे रिलेशनशिप्स बिटवीन बताया गया है। सबसे पहले यहाँ पे OX OM मीडियम, OX बार अरिथमेटिकल मीन, MN X बार, बाद में क्या है X बार का मतलब क्या होता है, मीन माइनस मीडियम। फिर X एंड M का मतलब होता है मीडियम माइनस मोड। यहाँ पर सिर्फ X बार दिया, मतलब आगे कुछ नहीं लिखा ना, यहाँ पीछे, तो X बार का मतलब क्या होता है, तो मीन माइनस मोड, इस तरीके से। अब हम बढ़ेंगे मेजर ऑफ डेंसिटी, इसका रेंज। सबसे पहले रेंज का फॉर्मूला है लार्ज वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू। लार्ज वैल्यू और स्मॉलर वैल्यू कोई भी नंबर दे देंगे, जैसे जो सबसे बड़ा नंबर रहेगा उसको छोटे नंबर से माइनस कर देंगे, ये हमें मिल जाएगा रेंज। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का मतलब है लार्ज वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू अपॉन लार्ज वैल्यू प्लस स्मॉलर वैल्यू, और L माइनस एस अपॉन L प्लस एच। यहाँ पे एक नंबर दिया गया 20 25 80 30 90 45। सबसे बड़ा नंबर 90, सबसे छोटा नंबर 20। 90 माइनस 20 कर दें, आंसर मिल गया। और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड करने के लिए 90 माइनस 20 अपॉन 90 प्लस 20 डिवाइड करके हमें आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। अब ये सेम यहाँ पे ग्रुप में दिया है, यहाँ पे 85 सबसे छोटा नंबर, 135 सबसे बड़ा नंबर, दोनों को माइनस कर देंगे, एक की रेंज मिल गया। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड करने के लिए पहले माइनस डिवाइड अपॉन प्लस के लिए ये हो गया। इसके बाद हमें कोऑर्डिनेट ऑफ डेरिवेटिव्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ C ऑफ QD फाइंड करना है। इसका फॉर्मूला है QD इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1/2, और कोएफिशिएंट के लिए Q3 माइनस Q2 अपॉन Q3 प्लस Q1। यहाँ पे नंबर दिए हुए 18 20 35 41 25 15 13, सेम असेंडिंग ऑर्डर में पहले इसको लिख देंगे। अब पहले सबसे पहले Q1 फॉर्मूला n+1/4, ये कभी हमें यही यूज़ करना है, n+1/4। कितने n है, 8 टाइम, तो 8+1/4 8/4, तो क्या आ जाएगा 2। तो सेकेंड नंबर क्या है हमारा यहाँ पे 15, तो Q1 कितना है 15। ये फॉर्मूला यही रहेगा। अब जब 2 या जब फॉर्मूला एक और नंबर क्या चाहिए हमें Q3,
तो इसी नंबर को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन लिखना पड़ेगा। तो n+1/4, तो यहाँ पे क्या n+8/4 और यहाँ पे 2 आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6, तो 6 नंबर पे क्या है हमारा 35। हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, 35 - 15/2, 35 - 15/35 + 15। इस तरीके से हमें यहाँ पे ये दोनों आंसर्स मिल जाएंगे। मीन्स फाइंड करेंगे। मीन यहाँ पे इसको बोलते हैं डेल्टा, ये याद रखना। डेल्टा में मीन डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा di/n। अब यहाँ पे डी क्या है, डिविजन ऑफ मीडियम विद पॉजिटिव साइन, और एन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ आइटम। तभी ऐसे लाइन डाले तो इसका मतलब पॉजिटिव ही होना ही चाहिए। कोएफिशिएंट ऑफ एम डी इज इक्वल टू md/मीडियम। अब ये नंबर्स दिए गए हैं और नंबर्स में यहाँ पे हम सैलरी यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं, यहाँ पे 150 120, तो कितने टोटल है 7। इन सभी का हम टोटल कर देंगे 130 70 40 0 20 50 80, कितना आ गया 390। अब ये नंबर और ये नंबर 390/7 कर देंगे तो हमें एक आंसर MD मिल जाएगा। और कोएफिशिएंट ऑफ MD फाइंड करने के लिए हमारे पास MD है। अब मीडियम फाइंड करना, मीडियम क्या है, इन सभी के मिडिल नंबर क्या है, यहाँ पे हमारे पास 280, तो MD का जो भी हमें आंसर मिला था और डिवाइड बाय 280 कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। ये देख सकते हो 390/7 55.7 आ गया। और कोएफिशिएंट ऑफ MD हमें मिला था MD/मीडियम, MD कितना है 55.7, मीडियम कितना है 280, दोनों को डिवाइड कर देंगे 0.19। स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा xi - x/√2/n। और अगर फ्रीक्वेंसी देखा जाए तो ये पे 3 तरह के फॉर्मूला है, तीनों फॉर्मूला सेम है। जब खाली फ्रीक्वेंसी आएगा तो मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी हो जाएगा दोनों जगह पे। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स फाइंड करेंगे जिसमें सिग्मा/x, जो भी सिग्मा की वैल्यू हमें मिलेगी अपॉन x। और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल मतलब SG/मीन इंटू 100 और CV इज इक्वल सिग्मा/x इंटू 100। और यहाँ पे नीचे मार्क्स लिए दिए गए हैं और यहाँ पे XI। अब XI है तो XI का स्क्वायर फाइंड करेंगे। 40 का स्क्वायर 1600, 48 का 2304, इस तरीके से हम पूरा कर देंगे। इन सब का टोटल कर देंगे, इसका भी हम टोटल कर देंगे। इसका फॉर्मूला हम डाल देंगे सिग्मा xi/n। सिग्मा xi कितना मिला 590/10 इज इक्वल टू 559 मार्क्स। सिग्मा xi स्क्वायर ये जो हमें वैल्यू मिला तो वो अपॉन n माइनस ये वाली हमें मिल गई थी 59, इसको भी हम डाल देंगे यहाँ पे और हमें आंसर आ जाएगा 10.66 मार्क्स। अब सिग्मा मिल गया अपॉन x इंटू 100। सिग्मा हमें x तो भी अभी मिला था 10.66 अपॉन x इंटू 100। इस तरीके से हमें आंसर मिल जाएंगे। ये हमें क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा क्वालिटेटिव टूल्स। अलग अलग टूल्स हमें फाइंड करना है। अब मैं डायरेक्टली बता देती हूँ कैसे आएगा। आप आ जाओगे पेज नंबर 183 पे। ये वाली लाइन बता दूँ, जब अगर दोनों लाइन अगर जब ऊपर होगी तो पॉजिटिव होगा, एक अगर नेगेटिव होगी मतलब एक दूसरे डायरेक्शन में और एक दूसरे डायरेक्शन में जाएंगे तो वो नेगेटिव होगे। स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगा तो उसको बोलते हैं लीनियर, और अगर टेढ़ी मेढ़ी लाइन होगी तो उसको बोलते हैं नॉन लीनियर। जब वो यहाँ पे सब कुछ एक्सप्लेन यहाँ पे किया। अब जब इस तरीके से लाइन ऊपर की तरफ जा रही है तो उसको बोलते हैं परफेक्ट पॉजिटिव, और जब इस तरीके से लाइन जाती है उसको बोलते हैं नेगेटिव। इसको बोल देता है हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव, मतलब जा तो रही ये साइड लेकिन हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव प्लस साइन है, और जब इस साइड जा रही हो प्लस साइन में लेकिन इसको बोलते हैं नेगेटिव में। जब लो डिग्री मतलब कुछ नहीं ऊपर नीचे घुमा फिरा के दिया रहेगा तो लो डिग्री, और इस तरफ जाने पर कम है इसके लिए उसको बोला जाता है लो डिग्री ऑफ नेगेटिव। कुछ नहीं मालूम पड़ा किस साइड जा रहा है उसको बोलते हैं नो कॉर्नर, R इज इक्वल टू 0। अब इसके कार्ल पर्सन के कोएफिशिएंट दिए गए हैं। एज पर द 1867 1836 का ब्रिटिश बायोमेट्रिकली सिग्मा n स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n सिग्मा स्टैंडर्ड xi माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर। स्टैंडर्ड ऑफ y सेम आएगा, सिर्फ में xi की जगह क्या आ जाएगा xi माइनस एक्स बार। अब इन दोनों को कंबाइन लिख देंगे, दोनों में 1/1/n है इसलिए एक ही बार लिखेंगे, और ये स्क्वायर दोनों के कैंसिल ही हो जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट देख दो xi माइनस एक्स बार, अब ब्रैकेट y माइनस y1 माइनस y बार। अब इसको फॉर्मूला में n इज इक्वल टू स्टैंडर्ड x इंटू स्टैंडर्ड y लिख देंगे, और कोएफिशिएंट ऑफ x y स्टैंडर्ड x एंड स्टैंडर्ड y। इसका फॉर्मूला क्या है स्टैंडर्ड x स्टैंडर्ड y का, अभी बताया था अंडर रूट सिग्मा
एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन एन, और इसके लिए y1 माइनस y1 y बार अपॉन एन तो होल स्क्वायर। सेम यहाँ पे पूरा दोनों फॉर्मूले को कंबाइन कर देंगे और हमें यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। और जैसे यहाँ पे x दिया, dx फाइन कर देना है हमें, dx स्क्वायर दिया, y दिया गया है, और फिर हमें यहाँ पे dy फाइन कर देंगे, dy स्क्वायर और dx dy जो भी हमें वैल्यूबल दी गई उसी हिसाब से हमें यहाँ पे वैल्यूबल फॉर्मूला पुट करके हमें वहाँ पे ये फाइन करना है। इन सभी का टोटल कर देंगे, टोटल करने के बाद हम फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें सभी के आंसर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। ये सेम पूरा सब कुछ सेम हमें 10 से हमने सीखा था वही सब है यहाँ पे। अब रिग्रेशंस यहाँ पे एक फॉर्मूला से हम कर देंगे रजिस्ट्रेशंस का, जिसमें यहाँ पे n दिया हुआ, ex दिया, eg दिया है, स्टैंडर्ड x दिया है, स्टैंडर्ड y दिया है, u ऑफ एक्स वाई दिया गया है, और फॉर्मूला यहाँ पे हमें मालूम है 1 माइनस यू अपॉन यू। अब यहाँ पे यूज कर देंगे तो यहाँ पे लिख देंगे 0 माइनस 6 अपॉन 0 माइनस 6, फिर 4 इंटू 5 अपॉन 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, दोनों को स्क्वायरिंग करके हम वैल्यूबल में लास्ट में हमें मिल जाएगा। इसके बाद आता है हमें टाइम सीरीज एनालाइजेशन। टाइम सीरीज एनालाइजेशन में अलग अलग 4 तरह के एनालाइजेशन है, ट्रेंड एंड साइक्लिंग, सीजनिंग एंड द इनरेगुलर। अब सबसे पहले y इंटू टी इंटू सी इंटू एस इंटू आई, और दूसरा होता है y इंटू टी प्लस सी प्लस एस प्लस 1। इन सभी को हम यहाँ पे सबको प्लस करेंगे, उसको मिल जाता है हमें y। ठीक है, अब ट्रेंड एनालाइजेशन होता है और उसके कुछ मेथड्स दिए हुए हैं। सबसे पहले होता है मूविंग एवरेज मेथड। मूविंग एवरेज मेथड्स में यहाँ पे दिया हुआ है, और उन्होंने क्वेश्चन में दिया कि 3 ईयर मूविंग एवरेज बनाना है, तो ये 80 प्लस 90 प्लस 92 292, 90 प्लस 92 93 265, 92 93 94 269, 93 94 99 276, 94 99 एंड 92 265। फिर हमें ट्रेंड को डिवाइड करके हमें यहाँ पे एवरेजली इन दोनों का मिल जाएगा। कैसे डिवाइड करेंगे, इस नंबर को हम 3 से डिवाइड करेंगे, ये यहाँ पे मिल जाएगा, इसको 3 से डिवाइड करेंगे, ये मिलेगा। ऐसे करके हम यहाँ पे पूरा इसको कंप्लीट कर देना है। और मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, लीस्ट स्क्वायर का वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। फिर इसके बाद वाई दिया हुआ है, वाई ई क्या है, द कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ट्रेंड इन ए इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ वाई एंड द हाइट ऑफ द लाइन ऑफ ऑरेंज से। ये लेसन हो गया। अब हाइपोटेनस के लिए टेस्टिंग में आ जाएंगे, और यहाँ पे अलग अलग मेथड दिए हैं। स्टार्टिंग ऑफ हाइपोटेनस, डिटरमाइन अप्रूवल इन टेस्ट सीरीज दिया हुआ है। टेस्ट सीरीज के लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया हुआ है, जेड टेस्टेड है, एक्स इज इक्वल टू मीन ऑफ सैम्पल, यू मतलब मीन ऑफ पॉपुलेशन, इसका मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ सैंपल। सिग्निफिकेंस लेवल दिया है टेस्ट 1 एंड टेस्ट 2 एरर के हिसाब से, एच ओ ट्रू एंड एच ओ ट्रू, करेक्ट डिसीजन, टाइप 2 एरर, टाइप 1 एरर एंड करेक्ट डिसीजन। डिसीजन रूल एंड डेटा कलेक्शन कैलकुलेटिंग परफॉर्मेंस होना चाहिए। फिर आता है हमें इसमें डिसीजन ऑफ न्यू हाइपोथेसिस, 2 फेलियर ऑफ 1 फेलियर टेस्ट, प्रोसेस फॉर टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, सेटअप हाइपोथेसिस नहीं होना चाहिए, सेलेक्ट द स्टैटिस्टिकल टेक्नोलॉजी, आप जो टेक्निकली जो यूज़ करने वाले हो वो बराबर होना चाहिए। जिसमें जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, x2 टेस्ट एंड 30 और मोर और लेस देन 30। जेड टेस्ट कब यूज़ करेंगे, जब 30 से ज़्यादा सैम्पलिंग होंगे, और टी कब यूज़ करेंगे, लेस देन 30। फिर आता है यहाँ पे percentage such as 5% to 11% or 5% level of scientifically is absent and 5% time in the case of hypotenuse is reject at this level out of 5%ly। इसके बाद डिटरमाइनिंग सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, जहाँ पे हम टी को उसको डिनोट करते हैं नॉमिनली वैल्यू के बाद। फिर इसमें आपको जेड टेस्ट और टी टेस्ट के बारे में दिया गया है, और एक फॉर्मूला नीचे दिए गए हैं, वो आपको फॉर्मूला खाली कब किसको क्या बोला था वो आपको ध्यान रखना है। सम इस तरीके से कुछ आ सकते हैं, यहाँ पे समली दिया गया है। फिर आता है एफ टेस्ट दिया गया, एफ टेस्ट के हमें इंपॉर्टेंट ऑफ नॉन पैरामीटर दिया है। चेन स्क्वायर टेस्ट x2 दिया गया है, जिसमें डिफरेंस ऑफ एक्चुअल अनएक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी अपॉन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, जो दोनों के फ्रीक्वेंसी को माइनस करके अपॉन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हम लिख देते हैं। नीचे आप सम देखो कि आपको इजीली वे समझ आएगा, बहुत इजीली वे। फिर आता है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग का मतलब होता है हम किस तरह से रिपोर्ट लिखते हैं, उसी को बोलता है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग में टेक्निकल रिपोर्ट्स क्या होते हैं, पॉपुलेशन रिपोर्ट्स क्या होंगे, समरी रिपोर्ट हो गया, रिजर्व एक्शन हो गया, रिजर्व एथोलॉजिकली कहलाते हैं। इन सभी का हमें इंट्रोडक्शनली होना चाहिए, टारगेट एजेंसी फर्स्ट पहले प्लानिंग करना चाहिए, इस तरह हमें वहाँ पर सभी वहाँ पर बताना है।
फिर आता है स्टाइल ऑफ आउटलाइन। आउटलाइन किस तरीके से होना चाहिए वो यहाँ पे बताएंगे 211 पेज पे। आप 211 पेज पे आ जाओगे। हाँ, ये वाले पेज आप देख सकते हो, ये पूरा आपको टेबल ऐसे से याद रखना, इस तरीके आ सकता है। प्लस रिजर्व रिपोर्ट फॉर्मेट दिया गया है, किस तरह से फॉर्मेट होना चाहिए, पूरा फॉर्मेट को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि पहला आइटम क्या होना चाहिए, इंट्रोडक्शन में क्या होना चाहिए, बॉडी ऑफ रिपोर्ट में क्या होना चाहिए, और इसके बाद एक तरह का डिक्लेरेशन ले दिया गया है। डिक्लेरेशन किस तरीके से हमें लिखना चाहिए, सर्टिफाइड डिक्लेरेशन कहना कैसा होना चाहिए, डेमोग्राफिक कंट्रोलिंग प्राइमरी कॉन्सेप्टली किस तरीके से होना चाहिए। इसमें इतना ही बताया गया, इससे तो और कुछ नहीं है। रिजर्व मेथोलॉजी में आपको इतना ही है, और बाकी जो भी इम्पोर्टेंस जो भी दिए गए हैं मैंने सब टेलीग्राम चैनल पे मेरे डाल दिए हैं, और उसको नॉर्मली आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हो। और आई होप यू हैव लाइक माई लेक्चर। आपको इस लेक्चर में जो भी पसंद, जितना भी पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आप सभी फ्रेंड्स एंड फैमिली, जो भी आपके एमकॉम के स्टूडेंट्स हैं, जो भी हो, मैनेजमेंट के हो गए, अकाउंटेंट के हो गए, प्लीज़ शेयर करो। सब्सक्राइब करना भूलना नहीं, बेल आइकन क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलना। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। पेपर अच्छे से दीजिए, बहुत ईजी पेपर्स आ रहे, इतने डिफ़िकल्टी वे नहीं आ रहे, लेकिन नॉर्मली जितना हो सके मैंने बेसिकली क्लियर करने की बहुत कोशिश की है। हाँ, मेरा कुछ बोलने में कुछ तो कुछ मिस्टेक हुआ रहेगा, मेरे को आइडिया है कि मैंने मिस्टेक है, लेकिन क्या वीडियो बनाते इतना हम क्लियर नहीं कर सकते, इसलिए उसके लिए आपको सॉरी पहले ही बोल देती हूँ। लेकिन प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय, टेक केयर। मैं आपको अभी नए लेक्चर्स के लिए मिलूंगी, तब तक के लिए बाय। और इसके बाद आप चाहे तो आप फ्री हो जाओगे एग्जाम देने के बाद, आप ज़रूर मेरे रेसिपीज़ वीडियो देख के, मैंने बहुत अच्छे अच्छे रेसिपीज़ के वीडियो डाले हुए, आप वो सब भी चेक कर सकते हो। Thank you for watching my video.